बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो प्रीवियस चल रहा था वो था असेसमेंट का, जो डील करता था सेक्शन 56, 57 और 58। हमने पिछले लेक्चर में ये जाना कि असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्यों ज़रूरी है और असेसमेंट कौन कर सकता है। उसके बाद हमने उसकी रेलेवेंट प्रोविजन भी डिस्कस की कि वो सेक्शन 56, 57 और 58 के तहत उसको डील किया जाता है। तो हमने जो असेसमेंट में जाना था वो सिंपल ये कि किस ज़मीन से कितनी आमदन होती है हम उसको असेस करते हैं, यानी वैल्यू ऑफ द लैंड असेसमेंट। जाहिर सी बात है, हर डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे जिसे हम उर्दू में औसत बै भी कहते हैं, यानी हम अगर देखना चाहते हैं कि शहरी ज़मीन की मालियत कितनी होगी और सकनी ज़मीन की मालियत कितनी होगी, तो ये हमें असेसमेंट से ही पता चलता है। यानी कि जो कम से कम फ़रोख्त होती है या ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन फ़रोख्त होगी, दोनों की एवरेज निकाल कर उस इलाके की बै मुतय्यन हो जाती है, यानी कि तयन हो जाती है, असेस हो जाती है। तो बै से मुराद क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, बै से मुराद फ़रोख्त कर देना है। तो जब ज़मीन फ़रोख्त होती है तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो औसत बै के लिहाज से ही वसूल करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब ये तो समझ लिया कि असेसमेंट क्या होती है और किस सेक्शन के तहत की जाती है और ये असेसमेंट क्यों ज़रूरी होती है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है काइंड्स ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट की काइंड्स को आज हम स्टडी करेंगे। देखेंगे कि काइंड्स ऑफ असेसमेंट क्या है और किस सेक्शन को ये डील करती है। तो सबसे पहले इसकी दो ही काइंड्स हैं। नंबर 1 जनरल असेसमेंट, जो डील करती है सेक्शन 59 को, 60 को, 61, 62, 63, 64, सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 67, सेक्शन 68 और सेक्शन 69 को। और उसके बाद जो स्पेशल असेसमेंट है वो डील करेगी सेक्शन 70। तो आज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल असेसमेंट अंडर सेक्शन 59। ये जो जनरल असेसमेंट होती है वो क्या होती है? तो आप देख सकते हैं सेक्शन 59 जो है, नोटिफिकेशन ऑफ इंटेंडेड रीअसेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन एज टू प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। अब ये सेक्शन खुद बता रहा है कि आखिर इस सेक्शन में जो इसको हम रीएक्सेस करेंगे तो उसके लिए किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होगा, यानी रीएक्सेस क्यों किया जा रहा है या क्यों ज़रूरी है, या रीएक्सेस किस मकसद के लिए किया जा रहा है। तो ज़रूरी है इन तमाम बातों को सामने रखते हुए उसका नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन होगा, यानी आप ये दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जब भी एक्सेस को रीएक्सेस किया जाएगा, यानी तयन तो हो चुका है लेकिन अब उसको दोबारा से रीएक्सेस क्यों करना है, तो देयर आर रिक्वायर आर अथॉरिटी। तो जब अथॉरिटी रिक्वायर होगी तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन भी होगा।
तो इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि आखिर नोटिफिकेशन कौन करेगा, ये अथॉरिटी किसके पास है। तो ये रेवेन्यू की जो असेसमेंट है वो हम अब देखेंगे। सबसे पहले अब आप अगर देखें इसके ऊपर, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू में बी जर्नल और स्पेशल। पहले पॉइंट में सिंपल वो एक ही बात बताता है कि रेवेन्यू की जो असेसमेंट है वो जर्नल भी हो सकती है और स्पेशल भी हो सकती है। दूसरे पॉइंट में वो ये कहता है अ जर्नल असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफ एनी एरिया शैल नॉट बी अंडरटेकन without the previous section of government and notification of that sanction। ये लफ्ज सैंक्शन जो यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है इजाजत लेना, इजाजत तलब करना। तो दूसरे पॉइंट में क्या है जी, इसमें साफ सी बात बताई गई है कि गवर्नमेंट से पहले इजाजत लिए बगैर, यानी हुकूमत से इजाजत लिए बगैर कोई बंदा भी उसको रीएक्सेस या स्पेशल एसेस नहीं कर सकता या नहीं करेगा। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो उसमें लिखा है इन ग्रांटिंग सच सैंक्शन गवर्नमेंट में गिव सच इंस्ट्रक्शंस कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल made thereunder as it may deem fit। इस पॉइंट में भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। सादा लफ्जों में वो ये कहना चाहता है कि गवर्नमेंट जो है जब वो इजाजत देते हुए इस पर मुख्तलिफ हदायत दे सकती है, यानी कि इजाजत तो दे रही है। अब ऐसा नहीं है कि जी उसने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन हदायत का जारी कर दिया, फिर ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है हमेशा इजाजत देते हुए कुछ हदायत जो हैं मुख्तलिफ किस्म की वो दे सकती है जो इस कानून के मुताबिक होंगी, और इसमें ऐसे कवानीन भी बना सकती है जो वो मुनासिब समझती है। अगर आप इस पर गौर करें कि एज इट मे डीम फिट, अगर वो फिट कवानीन बना, अगर वो समझती है तो वो बेहतर, तो वो ये कवानीन बना सकती है। यानी कि साफ लफ्जों में कि गवर्नमेंट जब भी इजाजत देगी तो कुछ हदायत भी दे सकती है, या कानून वो होगा तो कानून के मुताबिक ही, और इसमें ऐसे कवानीन भी बना सकती है जो वो मुनासिब समझती है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये सेक्शन 59 जो है जनरल असेसमेंट्स का ये कंप्लीट हुआ। अब अगर हम इसको और आसान करें, इसको हम यूँ समझ लें कि इसकी आसानी के लिए, याद रखने के लिए, तो इस सेक्शन में सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बस इस 3 बातों को याद रखिए, इंशाल्लाह ये सेक्शन आपको कभी भूलेगा नहीं। नंबर 1, असेसमेंट जो होगी वो जर्नल भी हो सकती है और स्पेशल भी हो सकती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने जो बात की थी वो बात ये की थी कि गवर्नमेंट से पहले इजाजत लिए बगैर कोई बंदा भी रीअसेस या स्पेशल असेस नहीं कर सकता। 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब तीसरी इंग्रेडिएंट्स क्या है, यानी गवर्नमेंट जो है जब वो इजाजत दे देती है तो वो साथ ही कुछ मुख्तलिफ हदायत भी जारी कर देती है। वो हदायत किस तरह की होती है, वो डिफरेंट नौयत की हो सकती है और इस कानून के मुताबिक होती है। इसमें ऐसे कवानीन भी बनाए जा सकते हैं या बनाती है जो वो मुनासिब समझती है, एज इट मे बी डीम्ड फिट, जो वो मुनासिब समझती है वो कानून बना लेती है। तो ये है सेक्शन 59 जनरल असेसमेंट का। अब अगर हम बात करें सेक्शन 60 की, जो सेक्शन 60 है वो बता रहा है कि मोड ऑफ डिटरमिनिंग असेसमेंट, वो कौन सा तरीकेकार होगा जिसमें असेसमेंट का तयन किया जाएगा, जिससे रेवेन्यू का तयन किया जाएगा। वो कौन सा तरीका होगा जिससे रेवेन्यू का तयन किया जाएगा। अब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट हैं और वो 2 पॉइंट
बहुत सादा से हैं, बस थोड़ी सी तवज्जो तलब चाहिए। देखें स्टूडेंट्स, सॉरी, कभी भी कोई चीज़ अगर आप याद करना चाहते हैं, मैं हमेशा आप लोगों से मुखातिब होता हूँ कि कभी भी किसी सेक्शन को आप रट्टा नहीं मार सकते। ये सेक्शन आप पढ़ नहीं सकते। सेक्शन को हमेशा समझा जाता है, उसको देखा जाता है कि आखिर इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। बस उसी इंग्रेडिएंट्स को सामने रखते हुए आप उसको जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो सेक्शन आपको रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से एक बात जो डिस्कस करता हूँ कि एक चाय का कप है, आप सब जानते हैं, भले वो एवरेज स्टूडेंट है, भले वो स्टैंडर्ड है, लेकिन वो जानता है कि इसके इंग्रेडिएंट मेन 3 ही हैं। दूध है, मेन इंग्रेडिएंट है, चीनी है, चले इसको हम मेन नहीं कह सकते, हो सकता है कोई शुगर का पेशेंट हो तो वो कहे कि नहीं जी हम चीनी नहीं पीते। दूसरा पत्ती है, पत्ती मेन इंग्रेडिएंट है। तो अब पता ये चला कि चाय के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो 2 ही हैं, दूध और पत्ती। चीनी चले हम उसे स्टेशना दे देते हैं कि कोई पेशेंट डायबिटीज़ का भी हो सकता है, शुगर का भी हो सकता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 1 कप चाय बना दें, आप कहें कि जनाब पानी लें और उसमें पत्ती डालें, चीनी डाल के मुझे दे दें, तो बताइए स्टूडेंट, क्या वो चाय होगी? नहीं, वो कहवा होगा। क्यों? उसका एक मेन इंग्रेडिएंट मिस है। इसी तरह जब आप सेक्शन को लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप एक ऐसा मेन इंग्रेडिएंट मिस कर देते हैं जो सेक्शन की सेंस को ही बदल कर रख देता है। तो सेक्शन को याद करने का एक गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं कि आप बस चाय को सामने रखिए कि चाय के जब तक इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होते हम चाय नहीं उसको तसव्वुर करते। उसके 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, दूध और पत्ती। इसी तरह हर सेक्शन के भी इंग्रेडिएंट होते हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी मिस हो जाए तो वो सेक्शन अपनी सेंस खो देता है। तो अब सेक्शन हम बात कर रहे हैं सेक्शन 60 की, जो बता रहा है मोड ऑफ डिटरमिनिंग असेसमेंट। वो कौन सा तरीकेकार होगा जिससे रेवेन्यू का तयन किया जाएगा। अब इसमें क्या है जी, नंबर 1 पे वो ये कहता है अ जर्नल असेसमेंट शैल बी मेड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर। तो इसमें हम देखेंगे कि जब भी जर्नल असेसमेंट की बात होगी तो वो हमेशा रेवेन्यू ऑफिसर ही करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बात माइंड में बिठा लें कि जब भी बात आएगी जर्नल असेसमेंट की कि आखिर इसकी अथॉरिटी किसके पास है, आखिर वो कौन कर सकता है जर्नल असेसमेंट, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर ही कर सकता है। अब अगर ये रेवेन्यू ऑफिसर क्या है, महकमा माल का ऑफिसर है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 4 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, सेक्शन 4 जो डेफिनेशन थी उसमें सब सेक्शन 4 का सब सेक्शन 28 है, जिसमें 7 तरह के अफसर होते हैं महकमा माल के। वो कानूनगो हो सकता है, पटवारी हो सकता है, तहसीलदार वगैरह वगैरह, तो वो सब आप जानते ही हैं। तो इसमें जो हमने बात की कि सिंपल कौन इसको जनरल असेसमेंट के लिए कौन होगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर ही होगा जो इसको एक्सेस करेगा। अब पॉइंट 2 पर आते हैं। पॉइंट 2 में वो क्या बताता है जी, बिफोर मेकिंग सच असेसमेंट द रेवेन्यू ऑफिसर shall report through the commissioner for the section of Board of Revenue his proposals with regard thereto। बहुत सादा लफ्जों में ये बताना चाहता है कि रेवेन्यू जो है जिसका तयन किया गया है इस ऐसे जर्नल असेसमेंट के लिए वो अपनी तजावीज़ या राय या रिपोर्ट कमिश्नर के जरिए रेवेन्यू बोर्ड को भेजेगा। फिर बताने चलता हूं कि सिंपल क्या कहना चाहता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो है जिसको तयन किया गया है ऐसी जर्नल असेसमेंट के लिए, तो वो अपनी तजावीज़
जिसे रिपोर्ट कहा गया है, कमिश्नर के जरिए रेवेन्यू बोर्ड को भेजेगा। बस इस सेक्शन में दो ही छोटी छोटी सी बातें हैं। नंबर 1, जनरल असेसमेंट के लिए कौन होगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर होगा। दूसरी बात क्या की गई थी कि सिंपल बताया गया जी, रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा, जिसको तयन किया गया है ऐसी जनरल असेसमेंट के लिए, तो वो क्या है जनाब, अपनी तजावीज़ कमिश्नर के जरिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजेगा। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 63 की, 61 की, पहले हमने बात की 59, फिर सेक्शन 60, तो अब हम बात करने लगे हैं सेक्शन 61 की। देखिए, मैं बहुत सीक्वेंस के साथ स्टूडेंट्स आपको मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि सेक्शन जो है आप ऐसा ऐसा से दिल में उतारते जाइए, तो इंशाल्लाह आपको ये कभी नहीं भूलने लगा। अब सेक्शन 61 जो है वो सिंपल बताता है अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट की जो अनाउंसमेंट है वो कैसे की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं है, अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और वो आपके दिल में उतारते चले जाएंगे। हमारी जो गुफ्तगू है वो सादा इसलिए होती है ताकि हर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हमारी इस बात को आसानी से समझ सके। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलना महारत नहीं है, ये एक स्किल है, एक्स्ट्रा स्किल है, लेकिन इस स्किल का फायदा तब होगा जब आप हर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को इजीली समझा सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं मोस्टली ऐसे नहीं है जो इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो इससे एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप जब भी किसी से बात किया करो तो कोशिश किया करो उनकी ज़ुबान में किया करो, ताकि वो तुम्हारी बात बेहतर तरीके से समझ सके। तो मेरे बच्चों, इंग्लिश अच्छी चीज़ है, बोलनी चाहिए, लेकिन अब जो एवरेज स्टूडेंट है जो इंग्लिश को नहीं समझ सकता, अब उसका जो नुकसान होगा उसका कंपनसेट कौन करेगा। तो एक उस्ताद एक रूहानी बाप की तरह होता है ना, तो बाप को पता होता है कि किस बच्चे को किस जुबान में समझाना है, किस स्टाइल में समझाना है और कितने टून में उसे समझाना है, तो वो बेहतर समझता है। तो मेरा मकसद सिर्फ हर वो स्टूडेंट को समझाना है जो कम से कम स्टैंडर्ड में थोड़ा सा वीक हो या अप हो। मेरी बात तकरीबन हर स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए और उसको आसानी से समझ में भी आए। तो मेरे बच्चों, पॉइंट 1 में वो क्या कहता है, अब ज़रा दोबारा से आइए। तो पॉइंट 1 में वो कहता है, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल्स सबमिटेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60, the Board of Revenue shall pass such order as it may deem fit, subject to the provision of subsection 3 and subsection 4, and on the receipt of such orders the revenue officer shall make an order determining the assessment proper for each state concerned and shall announce it in such manner as government may by rule prescribe। अब इसमें क्या है, सिंपल बताना चाहता है, वो जो बोर्ड है अंडर सेक्शन 60 के तहत रेवेन्यू ने जो तजावीज़ भेजी थी, जो रिपोर्ट भेजी थी, उनको ज़ेरे गौर लाएगा और ज़ेरे गौर लाने के बाद ऐसे अहकामात जारी कर देगा जो वो मुनासिब समझता है। और इजाज़त देने के लिए जो सब सेक्शन 3 और 4 में इजाज़त तलब की गई है, उसी तरह की इजाज़त देगा अपनी हदायत के साथ। एक दफ़ा फिर से देखिए, उसने सिर्फ इसमें 2 बातें की हैं छोटी छोटी। नंबर 1, जो अभी हम जो सेक्शन 60 में पढ़ के आए हैं, अब उसी बात को आप थोड़ा सा सामने रखिए और इस सेक्शन को मुलाहिजा फरमाइए। वो जो बोर्ड है अंडर सेक्शन 60 के तहत
रेवेन्यू ने जो तजावीज़ भेजी हैं या भेजी थी, यानी जो रिपोर्ट की है उनको वो ज़ेरे गौर लाएगा। अब जो रिपोर्ट आएगी फिर उसको देखेगा, उसको परखेगा, उसको हर नज़र से ज़ेरे गौर लाएगा और फिर ज़ेरे गौर लाने के बाद ऐसे अहकामात जारी कर देगा जो वो मुनासिब समझता है। और इजाज़त देने के लिए जो सबसेक्शन 3 और 4 में इजाज़त तलब है वैसे ही देगा और उसी तरह की इजाज़त के साथ हदायत भी जारी कर देगा। अब अगर हम बात करें, जब ये हदायत रिसीव हो जाएंगी, रिसीव हो जाएंगी तो वो हर उस जायदाद के लिए अलग अलग अहकामात जारी करेगा जिसकी असेसमेंट करनी है, और ये अहकामात उन कवानीन के मुताबिक होंगे जो गवर्नमेंट ने वक्तन वक्तन बनाए होंगे। फिर एक दफ़ा सुनिएगा बच्चों, सिंपल। अब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर सेक्शन 66 के तहत जो तजावीज़ भेजी थी अब वो रिसीव होगी, और उसके बाद क्या है जी, वो हर उस जायदाद के लिए अलग अलग अहकामात और उन कवानीन के मुताबिक जारी करेगा जिसकी असेसमेंट करनी है, और ये अहकामात उन कवानीन के मुताबिक होंगे जो गवर्नमेंट ने वक्तन वक्तन बनाए होंगे। अब अगर पॉइंट 2 पर आए हम, एट द टाइम ऑफ announcing the assessment, the revenue officer shall also declare the date from which it is to take effect and subject to the other provision of this act. It shall take effect accordingly. अब हम बड़े सादा लफ्ज़ में इसमें जो बात बताई गई है उस पर गौर करते हैं कि असेसमेंट जब भी सर्कल में की जाएगी या की गई है, यानी उसमें एक सर्कल अनाउंस कर दिया जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक इतने एरिया की असेसमेंट है। जाहिर सी बात है कि एक सर्कल की होगी। मसलन तहसील जहानिया की असेसमेंट है, हम तहसील जहानिया की औसत बै जो होगी तो इसका सर्कल तहसील जहानिया है, और अगर डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की बात लें हम तो उसकी औसत बै कुछ और होगी, और अगर हम इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लोधरा की बात करते हैं तो उसकी औसत बै कुछ और होगी। तो वो कहता है कि इसी तरह पूरे सर्कल की पर जो है वो अनाउंस कर देगा कि पूरे सर्कल पर अमल पजीर भी होगी। सिंपल सी बात यह है कि असेसमेंट जब भी सर्कल में की जा रही होगी या की गई होगी, की जा रही हो, इसमें एक सर्कल अनाउंस कर दिया जाता है कि जनाब ये यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया, इसकी असेसमेंट ये इस हिसाब से होगी। एक सर्कल मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि तहसील जहानिया जो है उसकी औसत बै कुछ और होगी, तहसील विहाड़ी की औसत बै है उसकी कुछ और होगी, और तहसील या डिस्ट्रिक्ट लोधरा जो है उसकी औसत बै कुछ और होगी। तो वो कहता है इसी तरह पूरे सर्कल के जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाती है और पूरे सर्कल पर भी अमल पजीर भी की जाती है। अब वो एक प्रीवियस जो असेसमेंट होती है इस पर वो क्या करता है जी, 1/4 1/4 से ज्यादा नहीं होगी, और इन हालात में मखसूस सर्कल पर इसके 1/2 से ज्यादा नहीं की जाएगी। अब अगर हम बात करें कि 1/4 और 1/2, इससे पहले अब दोबारा एक दफ़ा पॉइंट 2 पे आइए ताकि मैं समझता हूं कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है आपसे। पॉइंट 2 में वो कहता है एट द टाइम ऑफ अनाउंसिंग द असेसमेंट द रेवेन्यू ऑफिसर शैल आल्सो डिक्लेयर द डेट फ्रॉम विच इट इज टेक इफेक्ट एंड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट शैल टेक इफेक्ट अकॉर्डिंगली। यानी कि अब इसमें सिर्फ यही बात की गई है कि जिस दिन वो अनाउंस करेगा, सिंपल सी बात, जिस दिन वो अनाउंस करेगा उसी दिन बताएगा कि कब से ये इन्फोर्सेबल किया जाएगा, ये कब से ये इन्फोर्सेबल होगा। एक ही बात है बस पॉइंट 2 में मेरे बच्चों, कि
जिस दिन अनाउंस करेगा उसी दिन वो बताएगा कि कब से ये इन्फोर्सेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। मैं कभी भी बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालता। लेक्चर उतना ही दिया जाता है जितना बच्चे आराम से उसको समझ सकें। तो बच्चों, आज हमने सिंपल 3 बातें सीखी हैं। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं ताकि जो बच्चा एंड पे आता है तो वो मेरी बात को आसानी से समझ सके। हमने बेटा पहले बात की सिंपल चैप्टर नंबर 7 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। उसमें हमने बात की कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट हमने सिंपल बताया कि वो एक तयन है। वो तयन किस चीज़ का है? मिसाल के तौर पर किस ज़मीन पर कितनी आमदन होती है, हम इसको असेस कर लेते हैं। यानी कि वैल्यू ऑफ द लैंड है जी, ये आप इसको ऐसे समझ लें। जाहिर सी बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये है असेसमेंट। उसके बाद फिर हमने सिंपल बात की कि असेसमेंट की काइंड्स कितनी है। तो हमने 2 ही काइंड्स का जिक्र किया इसमें, एक जनरल असेसमेंट और दूसरी जो है वो है स्पेशल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट का हमने सेक्शन जो आज पढ़ा वो है 59। उसमें सिर्फ 3 ही बातें थी। नंबर 1, असेसमेंट या तो वो जनरल हो सकती हैं या तो वो स्पेशल हो सकती हैं। उसके बाद दूसरी बात हमने ये की कि गवर्नमेंट से पहले इजाज़त लिए बगैर कोई बंदा रीअसेस या स्पेशल असेसमेंट नहीं ले सकता इजाज़त के बगैर। तीसरे पॉइंट पे हमने सिंपल ये बात की कि गवर्नमेंट जो है जब वो इजाज़त देते हुए इस पर मुख्तलिफ हदायत भी जारी करती है तो इस कानून के मुताबिक होगी और इसमें ऐसे कवानीन भी बना सकती है जो वो मुनासिब समझती है। तीसरे पॉइंट को समझने वाली बात दोबारा से सुनिए कि गवर्नमेंट जो है जब वो इजाज़त दे देती है तो साथ ही क्या है जी, मुख्तलिफ हदायत भी दे सकती है, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लगा सकती है। वो इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट करती है प्रोविजन के ऊपर। अब वो प्रोविजन क्या हो सकती है कि वो जब वो मुनासिब समझेगी तो वो इसमें मुख्तलिफ कवानीन भी बना सकती है। अब अगर हम फिर बात करें सेक्शन 60 की तो इसमें सिर्फ हमने 2 बातें समझी। वो क्या थी जी? वो यही थी कि असेसमेंट जो है वो कैसे की जाएगी, मोड्स ऑफ डिटरमिनिंग असेसमेंट। उसके बाद हमने देखा कि सेक्शन जो है 61 है, अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट है, यानी कि असेसमेंट की अनाउंस कैसे की जाएगी। उसमें उसने 2 ही बातें की हैं। नंबर 1, वो जो बोर्ड है अंडर सेक्शन 60 के तहत रेवेन्यू ने तजावीज़ जो भेजी होंगी उसमें वो रिपोर्ट को ज़ेरे गौर लाएगा और फिर अहकाम जारी कर देगा। और अगर वो मुनासिब समझता है तो इजाज़त के लिए जो सब सेक्शन 3 और 4 की इजाज़त तलब की गई होगी उसी तरह की इजाज़त देगा और साथ ही हदायत भी जारी कर देगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में वो बताता है जब ये हदायत रिसीव हो जाएंगी तो वो उसकी जायदाद के लिए अलग अलग अहकाम जारी कर देगा। जिसकी असेसमेंट करनी है या अहकामात उन कवानीन के मुताबिक होंगे जो गवर्नमेंट ने वक्तन वक्तन बयान किए गए होंगे। अब दूसरे पॉइंट में एट द टाइम में वो क्या कहता है जी? दूसरे पॉइंट में सिर्फ वो यही बताता है। अब अगर इसमें आगे चलें तो एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट, यानी अब इसमें सिर्फ यही बात की जा रही है जिस दिन वो अनाउंस करेगा उसी दिन वो बताएगा कि कब ये नाफिजुल अमल होगा, यानी कब ये इन्फोर्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है असेसमेंट, और ये हमारा कंप्लीट तो नहीं है लेकिन आज हम इसको इतना ही करेंगे। मज़ीद कंटिन्यू के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर को आराम से तसल्ली से सुन के समझेंगे और इसको फर्दर स्टडी भी करेंगे। बच्चों, लेक्चर जो होता है वो एक डायरेक्शन होती है। स्टूडेंट नहीं समझ रहा होता कि ये जनरल असेसमेंट क्या है, लेकिन उसको छोटी सी डायरेक्शन मिल जाती है, समझ मिल जाती है कि अच्छा इस सेक्शन को ऐसे पढ़ना है, इस सेक्शन बनाने का मकसद ये था। तो बच्चों, जब आप ये चीज़ें नहीं सुनते, नहीं समझते, तो फिर क्या है, फेलियर की तरफ आप जाने लग जाते हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप इस सेक्शन को बार बार सुनेंगे
और इंशाल्लाह ये सेक्शन आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, क्योंकि ये जो हमारी फील्ड है ये टिल द डेथ इंशाल्लाह इसे पढ़ना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।